हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट टॉपिक की पीजेंट्स एंड दी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। और ये मुगल पीरियड का डिस्कशन है। देखिए, एग्रीकल्चर सोसाइटी का जो बेसिक यूनिट है वो विलेज है, आज भी वही है, काफी वही था। और आपको एक चीज दिखेगी जो एक अनफॉर्चुनेट है मेरे हिसाब से, कि अगर आपको आंसर नहीं आता हो ना, मैं एक टिप देता हूँ, अगर आंसर आपको नहीं आता हो ना, तो आजकल की जो एग्रीकल्चर की जो हालत है ना, वही आंसर लिख के आ जाना तब का, तब भी वही हालत थी। तो ज्यादा कुछ बदला नहीं है अनफॉर्चुनेट। रूरल सोसाइटी में आपको दिखेगा कि काफ़ी सारे क्रॉप्स उग रहे हैं, ये उग रहा है, वो उग रहा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दे रखी हैं। और मतलब आपको दिखेगा कि काफ़ी सारे लोग मल्टीपल चीज़ें काम करते हैं, जिसमें मेनली पीजेंट्स हैं। पीजेंट्स मेनली काफ़ी सारा काम करते हैं, सोइंग, सीड्स लगाना, हार्वेस्ट करना, ये सब काम करते हैं, ठीक है। और ये लेबर भी अपना देते हैं। मोस्टली आपको दिखेगा कि लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर होगा। लेबर इंटेंसिव का मतलब सिंपल है कि यार टेक्नोलॉजी की कमी है ना, हाथ से काम करना पड़ रहा है, ठीक है। रूरल सोसाइटी वाज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय सेटल्ड पीजेंट प्रोडक्शन अलोन। तो पीजेंट प्रोडक्शन अलोन नहीं था, और भी काफी सारी चीजें होती थी रूरल एरिया में। कैसे? देखिए, सेवरल काइंड ऑफ एरिया सच एज लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ ड्राई लैंड और हिली रीजन्स वर नॉट कल्टिवेबल इन द सेम वे एज द मोर फर्टाइल जो रीजन होते थे। तो आपको ये भी समझना होगा कि पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें हिली एरिया और ड्राई लैंड भी आते हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर करना इतना आसान नहीं है। इन एडिशन फॉरेस्ट एरियाज भी हैं, जो हमारा सब्सटेंशियल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन बनाते थे। आप समझ सकते हो अभी फॉरेस्ट इंडिया में काफी ज्यादा है, उस टाइम में तो और भी ज्यादा थी, ठीक है। तो हमें ये सब चीजें ध्यान रखनी होंगी जब भी हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा, मल्टीपल चीजें हैं एग्रीकल्चर में, डाइवर्सिटी भी है। ऐसा नहीं है कि हाँ यार इंडिया का वो आप आंसर लिख के आ जाओ, हाँ यार इंडिया की जमीन तो ऐसी उपजाऊ है कि कुछ भी डालो वो उग जाता था, या ये बातें नहीं लिख के आनी, क्योंकि डाइवर्सिटी है इंडिया में, है ना। डाइवर्सिटी कैसे है आपको दिख गया है, आप ज्योग्राफी में भी आपने पढ़े होगा। ड्राई लैंड है, फॉरेस्ट है, उसके बाद उबड़ खाबड़ है, कहीं पे पहाड़ है, वहां थोड़ा होगा एग्रीकल्चर के आराम से। तो वो भी हमें ध्यान रखना होगा। अब देख लीजिए सोर्सेज क्या क्या है हमारी स्टडी के। हम ये जो बातें कर रहे हैं हवा में बात नहीं कर रहे। हम ये जो बात कर रहे हैं साइंटिफिक एनालिसिस के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स की स्टडी के थ्रू, एनालिसिस के थ्रू जो चीजें निकल के आई हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आर मेजर सोर्स फॉर द एग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ द 16th एंड द अर्लियर 17th centuries आर क्रॉनिकल्स एंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द मुगल कोड। तो मुगल कोड की जो डॉक्यूमेंट्स हैं, क्रॉनिकल्स है, जैसे एन ए अकबरी बुक हो गई है ना, अकबरनामा, उसके अंदर एन ए अकबरी जो अबुल फजल साहब ने लिखी थी, कोर्ट हिस्टोरियन थे अब्बल फजल। वो आपको, और जितनी भी कोर्ट की बुक्स हैं वो सब, मतलब कोर्ट की मतलब ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुगल जो एम्पर है उनकी एक अच्छी चीज थी, वो अपनी सारी हिस्ट्री नोट डाउन कराते थे। सारी हिस्ट्री वो अपनी बोलते थे राइट करो। तो वो क्रोनिकल्स एंड डॉक्यूमेंट्स आपको दिखेंगे अच्छे से, उससे हमें काफी नॉलेज पता चलती है कि अच्छा एग्रीकल्चर ऐसे होता है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रोनिकल जो है वो एन अकबरी है, इसको शॉर्ट में एन बोलते हैं। ये ऑथर्ड बाय अकबर कोट अबुल फजल। ये इनके 9 जेम्स में से एक है। नवरत्न है ना, अभी यूपी पीसीएस का, स्टेट पीसीएस का जो इंटरव्यू हुए थे, नवरत्न इंटरव्यूज में बहुत पूछे गए, उसमें से एक नवरत्न है अबुल फजल। This text meticulously recorded the arrangements made by the state to ensure cultivation, to enable the collection of revenue by the agencies of the state, and to regulate the relationship between the state and the rural magnates. Rural magnates मतलब जमींदार जो रूरल से एसोसिएट रहते हैं। एक चीज ध्यान दीजिए कि ये एन ए अकबरी जो बुक है, डिटेल में गई है चीजों के कि किस क्रॉप कितनी होगी, क्या पैसा था। तो बड़ी अच्छी बुक है ये, ठीक है। तो इससे हमें काफी ज्यादा नॉलेज मिल जाती है। आप यहाँ पे खुद ही देख लो कि अरेंजमेंट जो जो स्टेट ने इंश्योर कर रखती है कि कल्टीवेशन कैसे होनी चाहिए, कैसे रेवेन्यू कलेक्ट करो, कैसे सारी चीजें मेंटेन करो, इवन जागीरदारी वगैरह सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। तो ये बुक काफी हेल्पफुल है। अब थोड़ा सा एक हमें कॉशन मेंटेन करना पड़ेगा जब भी हम एन अकबरी को पढ़ेंगे, वो कॉशन अभी समझते हैं। कॉशन मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इन बातों का। सेंट्रल पर्पस ऑफ द एन वाज टू प्रेजेंट अ विजन ऑफ अकबर्स एम्पायर वेयर सोशल हार्मनी वाज प्रोवाइडेड बाय स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास। वो तो बस जो एन अकबरी है उसने पॉजिटिव चीजें दिखाई हैं, ठीक है, पॉजिटिव चीजें दिखाई हैं। तो whatever we learn from the end about peasants remains a view from the top। तो अगर पीजेंट को कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, तो ज्यादा मेंशन नहीं है एन अकबरी में। क्यों? क्योंकि वो तो अकबर का विजन बता रही है, अकबर की तारीफ कर रही है। कोड बुक्स का यही नुकसान होता है, कोड बुक्स, क्योंकि कोर्ट में लिखी गई है ना। अब अबुल फजल साहब लिखेंगे कि यार किसानों को टैक्स देने में प्रॉब्लम हो रही थी, अकबर तो यार उनका सर कटवा देंगे। जस्ट एग्जाम्पल के लिए कह रहा है ना। तो मतलब बात ये है, उनको अकबर के फेवर में लिखना होगा। तो जब ऐसी बुक है तो क्या हम एन अकबरी को पढ़े भी या ना पढ़े, या पूरा रिजेक्ट कर देते? देखिए, पूरा रिजेक्ट करना बिल्कुल गलत है। मोस्ट ऑफ द चीजें जो है एन अकबरी में सही है, इसके साथ साथ और भी सोर्सेज हैं जिससे हमें
पता चलता है कि मुगल एम्पायर में पीजेंट्स की सिचुएशन क्या थी। जैसे द अकाउंट ऑफ द एंड कैन बी simply supplemented by the descriptions contained in sources emanating from regions away from the मुगल कैपिटल। जैसे डिटेल रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हमें मिले हैं गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, डेटिंग फ्रॉम दी 17 एंड 18 सेंचुरी, जिससे हमें पता चलता है कि एग्रीकल्चर की सिचुएशन क्या थी। तो इसको हम मैच करेंगे विद एनी अकबरी। जो चीजें मैच करेंगी वो हमने हिस्ट्री बना दी, जो चीजें मैच नहीं करेंगी वो हमने थोड़ी सी साइड में करके लिख दी, ठीक है, कि यार ये सोचते थे लेकिन ऐसा शायद हो नहीं रहा था ग्राउंड में। इसके साथ साथ हमारे पास एक्सटेंसिव रिकॉर्ड्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो हमें यूजफुल डिस्क्रिप्शन बताते हैं एग्रेरियन रिलेशंस का। समझने की कोशिश करो कि मैंने अभी शुरू में बताया था आपको कि एग्रीकल्चर की सिचुएशन जो तब थी 16वीं 17वीं सदी में, वो आज 21वीं सदी में थी है। तो 18वीं सदी में भी ऑलमोस्ट सेम कंडीशंस रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो लिख के गई है। क्योंकि देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जब आना शुरू हुई थी तब मुगल एम्पायर ही था। हाँ, मैं एग्री करता हूँ कि 1707 के बाद जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो मुगल एम्पायर डिक्रीज हो गया, लेकिन जब अंग्रेज 18वीं सदी में थे इंडिया में तो वो सारी परमिशंस मुगल एम्पायर से लेते थे। ठीक है, मुगल जो रूलर्स थे, डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स आपको दिखेंगे, मुगल वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है रूलर्स, लेकिन परमिशन उससे लेते थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी शुरू में तो सारी चीजें वही चलती थी जो मुगल एम्पायर ने सेटअप करी थी, जो प्रिसाइजली अकबर ने सेटअप करी थी। इसलिए अकबर इतने बड़े रूलर है क्योंकि वो जो चीज करके गए सालों तक चलती रही, सालों तक। ऑल दी सोर्सेज रिकॉर्ड इंस्टेंसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पीजेंट जमींदार एंड स्लेव। तो हमें दिखता है कि यार कन्फ्लिक्ट तो रहा है। आपको दिखेगा कि पीजेंट रिवॉल्ट अकबर के टाइम में भी हुए थे, जो एनी अकबरी ने तो बोला ही नहीं। ठीक है, तो ये सब चीजें। अब पीजेंट्स और उनके लैंड के बारे में बात करते हैं। द टर्म विच इंडो पर्शियन सोर्सेज ऑफ द मुगल पीरियड मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू डिनोट अ पीजेंट आर रैयत। रैयत, ठीक है दोस्तों, पर्शियन है, और मुजारियन। ठीक है, रैयत प्लूरल जो है वो रिया है, मुजारियन इनको लिख लेना, काफी बार तो सिर्फ ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मुजारियन क्या है। ठीक है, इन एडिशन वी ऑल्सो एनकाउंटर द टर्म्स किसान और आसामी। दोस्तों एक सेपरेट नोट्स बना लेना, मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम ये एंशिएंट की एनसीईआरटी शुरू कर रहे थे, पहली थीम कि एक सेपरेट नोटबुक बनाओ जिसमें टर्म्स लिखते रहो बस, कि भाई इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, उसका मतलब ये। सोर्सेज ऑफ द 17th सेंचुरी रिफर टू टू काइंड्स ऑफ पीजेंट्स, एक है खुद कष्ट, एक है पही कष्ट। देखते हैं ये दोनों क्या है, खुद कष्ट एंड पही कष्ट। ये भी लिखोगे नोट्स में। तो फॉर्मर लिखा है ना यहाँ पे, देखिए मतलब खुद कष्ट, फॉर्मर लिखा है यहाँ पे। तो खुद कष्ट क्या है, खुद कष्ट। ठीक है दोस्तों, तो खुद कष्ट जो है, they were residents of the village in which they held their lands। ठीक है, तो खुद कष्ट वो है कि जो उसी विलेज में रहते थे जहाँ उनके लैंड हुआ करते थे। और दोस्तों दूसरा टर्म जो यूज किया गया है यहाँ पे वो है पही कष्ट। पही कष्ट, ठीक है ना, पही कष्ट वो है जो नॉन रेसिडेंट कल्टीवेटर्स हैं हु बिलोंग टू सम अदर विलेज बट कल्टीवेटेड लैंड्स एल्सवेयर ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। एक एग्जांपल ले रहा हूँ बिहार का। ठीक है, एक बिहार का एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे, कि दोस्तों देखो अगर बिहार का किसान, अगर बिहार का किसान बिहार में ही रह के खेती करता है तो वो पही कष्ट कहा जाए, तो वो खुद कष्ट कहा जाएगा। जैसे बोल देता हूँ, मैंने थोड़ा डाउट क्रिएट कर दिया। अगर बिहार का किसान बिहार में रह के खेती करेगा अपने लैंड पे तो वो खुद कष्ट कहा जाएगा, मतलब खुद अपना है ना, कैसे याद कर लो, खुद कष्ट। अगर वो बंदा बिहार का किसान, ठीक है, वो पंजाब में जाके खेती करेगा तो वो पही कष्ट कहा जाएगा। ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। एंड कोई भी पही कष्ट क्यों बनेगा, ईदर आउट ऑफ चॉइस, वहाँ पे बेटर आपको रेवेन्यू वगैरह मिल रहा है, या मतलब कोई भुखमरी आ गई, फेमाइन आ गई है, ठीक है, तो उनको मूव करना पड़ रहा है। आज भी होता है दोस्तों, आज भी मैंने बिल्कुल जो एग्जांपल दिया है बिहार के किसान, बिहार के जो वर्कर्स होते हैं या कह सकते हो आप पीसेंट्स होते हैं दोस्तों, है ना, ये जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं, पंजाब और हरियाणा जाते हैं खेती करने। एमजी नरेगा स्कीम आई है, इसके बाद थोड़ा सा मूवमेंट कम हुआ है लेकिन अभी भी होता है एमजी नरेगा, है ना। सुना होगा एमजी नरेगा के बारे में, नहीं सुना तो सुनना। ये एक चीज याद रखो, सेल्डम डिड द एवरेज पीसेंट ऑफ द नॉर्थ इंडिया पॉजेस मोर देन पेयर ऑफ बुलॉक्स एंड
2 प्लग्स। ये प्लग मतलब जो खेती करने के लिए होता है, प्लगिंग वगैरह के लिए है, या प्लोइंग प्लगिंग जो भी आप बोलना चाहे इसे। तो दोस्तों ज्यादा पैसा नहीं होता था पीजेंट के बाद, आज भी नहीं होता था, तब भी नहीं होता। मोस्ट पॉजेस इवन लेस, इससे भी ज्यादा कम मिल गया है ना। In Gujarat, peasants possessing about 6 acres of land were considered to be affluent, मतलब अमीर कहा जाता था। मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, लार्ज फार्मर्स क्या होते हैं, स्मॉल फार्मर क्या होते हैं, और मार्जिनल फार्मर क्या होते हैं, आज की टर्म्स में ये कमेंट सेक्शन में लिखो, इंपॉर्टेंट है। और फिर कंपेयर करो इन फार्मर्स। बंगाल ऑन द अदर हैंड 5 acres was the upper limit of an average peasant farmer। 5 एकड़ मैक्सिमम लिमिट होती है। 10 acres would make one a rich Assami। असमी मतलब फार्मर है ना। कल्टीवेशन वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप। आप ओनर तो आप ही करोगे। पीजेंट लैंड वर बॉट एंड सोल्ड इन द सेम वे एज द लैंड ऑफ अदर प्रॉपर्टी। जैसे कोई भी लैंड है इसकी तरह सेल होता था। ये पीजेंट होल्डिंग के बारे में एक तो चीजें लिखी है असमीज वगैरह के बारे में, जिसके बारे में आप पढ़ लेना। मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। यहाँ एक और चीज पे नजर मारते, पीजेंट जो है ऑन द मूव। ये जो है ना बाबरनामा से लिया गया है। ये बाबर ने लिखते थे अपने बाबरनामा में, टर्किश में लिखा हुआ है। तुजू की बाबरी है प्रिसाइजली, है ना। बाबरनामा जो है वो अकबर के टाइम पीरियड में कन्वर्ट कराया गया था तुजू के बाबरी के। दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान देना है हमें कि बाबर जो थे एक ऐसे एम्परर थे जो सिर्फ रूल नहीं करते थे, माइन्यूट डिटेल्स वो नोट डाउन करते थे। बहुत बढ़िया ऑब्जर्वर थे। जो भी हुआ करता था वो रात को लिखा करते थे। उनकी बाबरनामा या तुजू की बाबरी जो बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप देखो कि बाबर कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें लिखी हुई है एक। This was a feature of agrarian society which struck a keen observer like Babur, the first Mughal emperor, forcibly enough for him to write about it in the Baburnama in his memoirs। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तान में विलेज एक ही दिन में डीपॉपुलेट हो जाते हैं, मतलब लोग एक ही दिन में मूव कर जाते हैं। पढ़ना खुद पढ़ लेना, मैं तो बस आपको हाईलाइट दे रहा हूँ। बहुत ही जल्दी कुछ ही मोमेंट में लोग रहते हैं यहाँ पे। आज रह रहे हैं, आप 2 दिन बाद आओगे यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा। ऐसे ही एक और जगह होगी जहाँ पे लोग रहते नहीं है, लेकिन वो एक ही दिन में आ जाएंगे वो। ये है इंडिया के विलेजेस, जिसको इंडिया नहीं बोलते थे, वो हिंदुस्तान वर्ड यूज करते थे। हिंदुस्तान है ना, ये वर्ड यूज कर रखा है हिंदुस्तान। तो वो लोग बड़ी तेजी से मूव करते थे और बाबर बड़े इंप्रेस थे कि यहाँ की क्रॉप्स कितनी बढ़िया होती है, कि बड़ी जल्दी क्रॉप्स उग भी जाती है। तो यहाँ पे जब ये आप पढ़ लो तो एक क्वेश्चन का आंसर देना, डिस्क्राइब द एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर लाइफ दैट स्ट्रक बाबर एज पर्टिकुलर टू रीजन्स इन नॉर्दर्न इंडिया। बाबर ने नॉर्थ इंडिया देखा, साउथ इंडिया वगैरह कुछ नहीं देखा, उन्हें कुछ नहीं पता उसके बारे में। हाँ वो बोलते थे कि वहाँ पे कोई बड़े बड़े एम्पायर्स हैं, लेकिन श्योर नहीं थे उसके बारे में। तो बाबर ने साउथ इंडिया वगैरह कभी विजिट नहीं करा, सिर्फ नॉर्थ इंडिया के बारे में बात करी है, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो डिस्क्राइब द एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर लाइफ दैट स्ट्रक बाबर एज पर्टिकुलर टू रीजन्स इन नॉर्थ इंडिया की बात होगी। ठीक है। अब इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। द अबंडेंस ऑफ लैंड, अवेलेबल लेबर एंड द मोबिलिटी ऑफ द पीजेंट्स वर 3 मेजर फैक्टर्स दैट अकाउंटेड फॉर द कांस्टेंट एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बहुत तेजी से एक्सपेंड करेगा मुगल एम्पायर। लैंड बहुत ज्यादा है, लेबर भी बहुत ज्यादा है, उसके बाद पीजेंट जो है वो मूव भी कर लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ट्रांसपोर्ट भी बहुत बढ़िया है। Areas which receive 40 inches or more of rainfall a year were generally rice producing। तो राइस को आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा सेंटीमीटर ऑफ रेन चाहिए होती है। क्या क्या चीजें चाहिए होती है राइस को, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। देखो ये चीजें याद करते रहना चाहिए, ये ज्योग्राफी की चीज है, लेकिन यहाँ पे लिखना जरूरी है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि किस किस रीजन में राइस होते होंगे, किस किस रीजन में शुगर होती होगी। ठीक है। आजकल तो राइस कहीं पे भी हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी है, जबरदस्ती चीजें चल रही है, मतलब गड्ढा खोद के पानी निकाल लेते हैं, है ना। पंजाब में एग्रीकल्चर हो रहा है, विच इज रॉन्ग, है ना। पंजाब में एग्रीकल्चर, सॉरी मैंने गलत वर्ड बोले। पंजाब में एग्रीकल्चर तो होना चाहिए, लेकिन पंजाब में राइस की खेती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। पंजाब में राइस की खेती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में हो गई, जब हमें जरूरत थी, अच्छी बात है, वो हो गई, तब जरूरत थी, लेकिन आज नहीं होनी चाहिए पंजाब में राइस की खेती, है ना। ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ना है, एग्रीकल्चर जब और स्टडी कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे रेन बहुत ज्यादा हो रही है, 40 इंच, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना हुआ बताइए। इंच में नहीं, मेरे हिसाब से सेंटीमीटर वगैरह में पढ़ना चाहिए, मिलीमीटर में तो थोड़ा बेटर रहता है।
एनीवेज ये मतलब बुक्स में लिखा था तो इसलिए कॉपी कर रखा है यहाँ पर भी। तो राइस प्रोड्यूसिंग रीजन से फॉलोड बाय व्हीट एंड मिलेट्स करस्पॉन्डिंग टू डिसेंडिंग स्केल ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो व्हीट को कम चाहिए होती है बारिश, सबसे ज्यादा बारिश को चाहिए होती है इसको राइस को, तो इस हिसाब से होता है। लेकिन देखिए मानसून पे डिपेंडेंट था, ठीक है, मानसून बैकबोन था एग्रीकल्चर का, आज भी बैकबोन है, लेकिन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ इरिगेशन जो है वो डिवाइस किए गए थे, तो वो हम थोड़ा सा यहाँ पे नजर मारेंगे। आर्टिफिशियल जो डिवाइस किए गए थे, ये मैं इस पे वापस आऊंगा, ठीक है, इस पे मैं वापस आऊंगा। चलिए ये खत्म कर देता हूँ। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स रिसीव स्टेट सपोर्ट, स्टेट भी सपोर्ट देती थी। फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया में स्टेट अंडरटुक डिगिंग ऑफ न्यू कैनाल्स, नहर नाला, नहर वर्ड यूज करते हैं कि नहर यहीं से वर्ड आया कैनाल्स के लिए, मतलब स्टेट बोलती थी कि कैनाल्स बनाओ, है ना, फिर उसको यूज पानी को यूज करके एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ेगी, ठीक है, जहाँ पे रेन डिपेंडेंट कम हो जाएगा। क्योंकि समझिए कि एल नीनो वगैरह, एल नीनो आई होप आपको पता हो, नहीं पता तो पढ़ो। एल नीनो वगैरह उस टाइम में भी आया करते थे, तो फेमाइन होते थे। एल नीनो जब होगा तो फेमाइन होगा, फेमाइन होगा तो खेती तो गई, तो मतलब मानसून पे डिपेंडेंट तो रह नहीं सकते। इसलिए नहर वगैरह आपको दिखेगा कि उस टाइम में भी राजा महाराजा या एम्परर सुल्तान सब खुदवाया करते, फिरोज शाह तुगलक ने करवाए उसके बाद, और भी काफी सारी। ऑल्सो रिपेयर ओल्ड वंस लाइक दी शाह नहर इन दी पंजाब ड्यूरिंग शाहजहां रेन। शाह नहर पे क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आ चुका है, ठीक है। दो एग्रीकल्चर वाज लेबर इंटेंसिव, पीजेंट जो है वो टेक्नोलॉजी भी यूज करते थे, ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज करते थे टू हार्नेस द कैटल इंजीनियरिंग। तो टेक्नोलॉजी से मतलब ये नहीं है कि ड्रिप इरिगेशन यूज कर रहे हैं या जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स वगैरह यूज कर रहे हैं आजकल की तरीके की टेक्नोलॉजी से। आप बात समझिए कि यार अभी मैं आता हूँ, ठीक है, टेक्नोलॉजी पे आता हूँ। मतलब अभी यहाँ पे मैंने ऊपर जो डायग्राम मिस कराए हैं वहाँ पे टेक्नोलॉजी का जिक्र है, वही मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। A drill pulled by a pair of giant oxes was used to plant seeds। समझिए ये भी एक टेक्नोलॉजी है, जानवर के पीछे बांध के सीड्स डलवाना, ये भी एक टेक्नोलॉजी है ना दोस्तों। ये ज्यादातर जो टेक्निक यूज करते थे वो ये करते थे, ब्रॉडकास्टिंग सीड कर देते, मतलब सीड को हाथ से फेंक देना, इधर ये जाओ उधर जाओ, है ना, ध्यान से। Sowing एंड वीडिंग भी साथ साथ वो करते रहते थे, यूजिंग अ नैरो आयरन ब्लेड विद अ वुडन आयरन विद अ वुडन हैंडल। तो गाय के पीछे बांध दिया, बुलॉक के पीछे, भैंस के पीछे बांध दिया, और वही ये सब काम कर रही है ना। अब ये आपको टेक्नोलॉजी पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इस पे ध्यान दो। ये टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ये पर्शियन व्हील कहते हैं इसे, पर्शियन व्हील, जो काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये जो बाहर से सुल्तान आए थे, है ना, सुल्तान आए थे पहले, फिर मुगल एम्परर आए, इन्होंने पर्शियन व्हील काफी स्ट्रॉन्ग बनवा दी, जिससे हमारी एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी। तो एग्रीकल्चर इनोवेशन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या इनोवेशन हुए, कभी भी क्वेश्चन आ जाता है, ये इनोवेशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, ठीक है दोस्तों। अगेन ध्यान दो एक चीज सबसे पहले तो, कि ये बाबरनामा में मेंशन है ये सारी चीजें, irrigating trees and fields, this is an excerpt from the Baburnama that describes irrigation devices the emperor observed in North India, ठीक है। तो देखिए पढ़ लेना कि जैसे इन्होंने छोटी छोटी दे रखी है कि ग्रेटर पार्ट ऑफ द हिंदुस्तान कंट्रीज ऑन द लेवल लैंड, हिंदुस्तान यूज कर रहे हैं तो वर्ड है ना। वाटर जो है इज नॉट एट ऑल अ नेसेसिटी इन कल्टीवेटिंग क्रॉप्स एंड ऑर्चार्ड्स, नॉट लिखा है ना, ठीक है। अ, तो यहाँ पे उससे पहले भी क्या लिखा है, मैनी दो इट्स टाउन्स एंड कल्टीवेटेड लैंड्स आर इट नोवेयर हैज रनिंग वाटर्स, फॉर वाटर इज नॉट एट ऑल अ नेसेसिटी, मतलब नेसेसिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ऑटम क्रॉप जो है वो तो डाउनपोर मानसून से हो रही है, मानसून से उग रही है, ठीक है। एंड स्ट्रेंज इट इज दैट स्प्रिंग क्रॉप ग्रो इवन व्हेन नो रेन्स हैव फॉल, मतलब फर्टाइल है ये सीड्स, उनके अंदर पानी घुस गया है, घुस जाता है ना, पानी घुस जाता है ना। देखो साइंटिफिक स्टडी वगैरह तो बाबर ने नहीं करी थी, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग थी उनमें भी, उस टाइम के लोगों में भी अंडरस्टैंडिंग थी। However, to young trees, water is made to flow by means of bucket or wheels। तो दोस्तों समझने की कोशिश करिए कि बहुत उपजाऊ जमीन थी भारत की, पानी होता था, पानी चला जाता था, उसके साथ साथ सीड्स भी काफी उपजाऊ थी, ठीक है। दोनों चीजें अच्छी होनी चाहिए तभी तो होगा, उगेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ज्यादा पानी नहीं है लेकिन तब भी खेती कर रहे हैं। यहाँ दो टेक्निक्स दोस्तों दे रखी है, एक तो बकेट है, एक व्हील्स के यूज से। ये दीपालपुर है, ये इन लाहौर दीपालपुर बोथ इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, दोज अदर पार्ट्स पीपल वाटर बाय मींस ऑफ अ व्हील। तो व्हील बांध दी दोस्तों, गाय को घुमाया, और अब देखो ये पानी
गाय घूमती रहेगी और ये फोर्स लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह लगेगी यहाँ पे, और ये पानी जो है खेत में जाता रहेगा। गाय घूमती रहेगी, पानी जाता रहेगा, गाय घूमती रहेगी, पानी जाता रहेगा। ठीक है दोस्तों। एक और तरीका क्या है कि जो आगरा और चंदावर, भवाना ऑल प्रेजेंट इन उत्तर प्रदेश और एंड दोस पार्ट्स अगेन पीपल वाटर विद अ बकेट एट द वेल edge. They set up a fork of wood having a roller adjusted between the forks, tie a rope to a large bucket, put the rope over a roller, tie its other end to the bullock. वन पर्सन मस्ट ड्राइव द बुलोक। तो एक आदमी तो गाय को धक्का दे रहा है, और जो अदर आदमी है जो पानी जो है बाहर आ रहा है ना, वो पानी से खेतों में पानी डाल रहा है, तो बकेट को यूज करके डाल रहा है। दूसरे में तो टेक्निक क्या है कि पानी खुद ही जा रहा है। तो ये है पर्शियन व्हील है। तो ध्यान रखना है। ये देखिए एक चीज है कि जो लिखी होती है ना ये बॉक्स के अंदर, इनकी इंग्लिश काफी टफ होती है, काफी बार समझ में नहीं आती है ना, क्योंकि सीधे बुक से कॉपी पेस्ट किया गया है। लेकिन आपको कंटेक्स्ट समझना है, तो कंटेक्स्ट समझ में आ जाना चाहिए। इसको 3-4 बार पढ़ो कम से कम। Compare the irrigation devices observed by Babar with what you have learned about irrigation in Vijayanagar. तो विजयनगर में भी हमने irrigation पढ़ा था, अगर दोस्तों याद हो तो तुंगभद्रा रिवर थी वहाँ पे। What kind of resources would each of these systems require? Which system could ensure the participation of peasants in improving agricultural technology? Which systems could ensure the participation of peasants? ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ना कि जैसे लास्ट व्हील ऑफ द बुलक टर्न्स, इट्स टीथ कैचेस इन द टीथ ऑफ द सेकंड एंड दस द व्हील विद द पिक्चर्स इट टर्न is turned. A trough is set where the water empties from the pitchers and from this water is conveyed everywhere. तो ऐसे ऐसे करके ये अगर बना दिया तो पानी हर जगह जा रहा है, ऐसे बता दिया। तो यहाँ पे आपका कुआं है, ऐसे पानी हर जगह जा रहा है। मेन ये है, और भी डिटेल्स दे रखी हैं यहाँ पे, इसको आप पढ़ेंगे। तो बात ये है, दो तीन चीजें मैं फिर से रिमाइंड कर दूं कि देखिए इरिगेशन वहाँ पे भी हो रहा है, बाबर जो है अपनी बुक्स में सब कुछ चीजें लिखते जा रहे हैं। उसके बाद आपको लाहौर में भी चीजें दिख रही है, आगरा में भी दिख रही है, अलग अलग एग्रीकल्चर टेक्निक्स दिख रही हैं। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपको यूज दिख रहा है। उसके बाद आपको ये भी समझ में आ रहा है कि पानी पे सारी क्रॉप डिपेंडेंट नहीं है, काफी क्रॉप जो है मानसून पे डिपेंडेंट है, और जब मानसून नहीं हो रहा तो भी काम चल रहा है, उसके बाद हम यहाँ पे टोबैको पे आ जाते थे कि टोबैको जो है वो शुरू में थी नहीं इंडिया में क्रॉप नहीं है, लेकिन बाहर से आई है। दिस प्लांट विच अराइव फर्स्ट इन द डेक्कन स्प्रेड टू नॉर्थ इंडिया इन द अर्ली years of the 17th century। मतलब ये स्प्रेड हुआ ड्यूरिंग द एंड years of अकबर एंड स्टार्टिंग ईयर ऑफ जहांगीर। द एंड डज नॉट मेंशन टोबैको। एन ने इसलिए मेंशन नहीं करा टोबैको को, उस टाइम में था ही नहीं। एन अकबरी कब लिखी गई है? अकबर के टाइम पीरियड में दोस्तों, है ना। अकबर के टाइम पीरियड में, अकबर का टाइम पीरियड क्या है? 1556 से लेकर 1605। इस टाइम पीरियड में आपको दिखेगी नहीं अकबर, इस टाइम में आपको टोबैको नहीं दिखेगा। तो ये जनरली मिडल ईयर्स में एन अकबरी लिखी गई, मिडल एंड लास्ट ईयर्स ऑफ अकबर रूल एन अकबरी लिखी गई है। अकबर एंड उनके जो नॉवल थे केम अक्रॉस टोबैको फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1604 में अकबर साहब को तो चला रहे, टोबैको भी कुछ होती है। और टोबैको जब आई, समझ सकते हो ना, जैसे जो कॉलेज के बच्चे भी होते हैं, फर्स्ट ईयर में वो टोबैको शुरू करते हैं, सेकंड ईयर में प्रो बन जाते हैं ना, है ना। ऐसा होता है ना आज भी। उस टाइम में भी वो बड़ी तेजी से स्प्रेड हुआ, इतनी तेजी से स्प्रेड हुआ कि जहांगीर ने उस पर बैन लगा दिया। लेकिन बैन लगाने से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। बिहार में अब दारू बैन है, गुजरात में बैन है, तब भी पीते हैं लोग। टोबैको जैसी चीज बैन नहीं हो सकती, नहीं हुई बैन, फैली खूब तेजी से। ठीक है। तो ये हुआ, यहाँ पे अबंडेंस ऑफ क्रॉप्स लिखा हुआ है, काफी सारी चीजें इंडिया में क्रॉप्स भर भर के। एग्रीकल्चर वाज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड टू मेजर सीजनल साइकिल्स, आज भी है कल भी है। तो उसका खरीफ ऑटम सीजन जो होता है, रबी जो है वो स्प्रिंग सीजन होता है। चावल राइस जो है राइस खरीफ क्रॉप है, और वीट जो है वो रबी क्रॉप है। अगेन राइस जो है वो खरीफ क्रॉप है, रबी वीट जो है वो रबी क्रॉप है। और कौन कौन से एग्जांपल्स हैं इन दोनों क्रॉप्स के, कमेंट सेक्शन में आप लिखो। This would mean that most regions, except those terrains that were the most arid or inhospitable, produced a minimum of 2 crops a year। तो 2 फसला हो रही है एक साल में, 2 फसला समझ ही जा रहे हो इस वर्ड से, है ना। मोस्ट पार्ट्स में, एक्सेप्ट दोज पार्ट जो बहुत ज्यादा ड्राई है, आप रहना चाहते हैं उसके लिए 2 क्रॉप्स हो जाएगी। खरीफ और रबी रीजन से एसोसिएटेड नहीं होते दोस्तों, कभी कभी लोग कंफ्यूजन करते हैं। तो किस सीजन में आपकी क्रॉप हो रही है ना। ऑटम सीजन एक ही जगह पे, लेट्स से एक जगह है यूपी, उसके ऑटम पे जो क्रॉप हो रही है वो है खरीफ, उसके स्प्रिंग में जो क्रॉप हो रही है वो है रबी। कौन कौन से मंथ्स आते हैं किसमें?
ये आप कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं सब काफी चीजें कमेंट सेक्शन में लिखवाता हूँ दोस्तों, अदरवाइज तो लेक्चर काफी डिटेल हो जाएगा। और सेकंड है, मैं चाहता हूँ आप काफी चीजें खुद ही सर्च करके ढूंढो। Whereas some where rainfall or irrigation assured a continuous supply of water, 3 crops भी होती थी, ठीक है। We are told in and that Mughal provinces of Agra produced 39 varieties of crops. Delhi में 43 over the 2 season. बंगाल में 50 से ज्यादा राइस हो रही है अकेले। मतलब समझ रहे हो इंडिया कितना रिच था उस टाइम में भी। ये स्टैट्स को ना दोस्तों कम एग्जाम में लिख के आना होता है, इसको लिखो और सही लिखो। इसके बाद याद रखो 39 को अगर 38 करा ना एग्जाम में तो अपनी बेइज्जती करा रहे हो आप, है ना। तो अगर श्योर हो तो तभी लिखना है इसको। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि दोस्तों आजकल इतना परफेक्शन का टाइम आ गया है ना, मिस्टेक का कोई चांस है ही नहीं दुनिया में। तो बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, एटलीस्ट 50 तो लिख ही दोगे ना बंगाल में। ठीक है, 43 39 फिगर याद नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, 50 तो याद हो रही है ना। तो ये लिख देना कि इतने ज्यादा मतलब क्रॉप्स हुआ करती थी कि 50 वैरायटी ऑफ राइस थी बंगाल में। आज पता नहीं कितने, जैसे बंगाल मतलब वेस्ट ईस्ट बंगाल दोनों, मतलब जो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल अपना। We often come across the term जिनसे कमील, जिनसे कमील, इसका मतलब perfect crops in our sources. Mughal state also encouraged peasants to cultivate such crops as they brought in more revenue. तो काफी क्रॉप्स तो दोस्तों वो हुआ करती थी जो खाने पीने के लिए होती थी, जैसे व्हीट राइस है ना, दाल वाल। तो काफी क्रॉप्स ऐसी थी जो रेवेन्यू अर्न करने के लिए होती थी। ठीक है, कैश क्रॉप्स, इन्हीं कैश क्रॉप्स को अंग्रेजों ने बढ़ा दिया था आगे चल के जब आएंगे। क्रॉप्स सच एज कॉटन एंड शुगर कैन, इनको बोला जाता था जिन से कमील फॉर एक्सीलेंस। तो वर्ड आपको एग्जाम में जिन से कमील ही लिख के आना है, तभी मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। सच कैश क्रॉप्स वुड आल्सो इंक्लूड वेरियस सॉर्ट ऑफ ऑयल सीड्स जैसे मस्टर्ड और लेंटिल्स। देखो ये सब चीजें प्योर नहीं, और एक्सपोर्ट भी होती थी इंडिया से। Agriculture prosperity or population growth, one important outcome of such varied and flexible forms of agriculture production was a slow demographic growth. ठीक है, मतलब एक इंपॉर्टेंट आउटकम होता है ये वेरिड और फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो ये आपकी डेमोग्राफिक ग्रोथ, पॉपुलेशन थोड़ी स्लो ग्रो होती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। डिस्पाइट पीरियोडिक डिसरप्शंस कॉज्ड बाय फेमाइन भी हुए, एपिडेमिक्स भी आए भारत में, जैसे कोरोना चल रहा है तब भी आए थे बहुत सारे, पता भी नहीं चलते थे। पॉपुलेशन साफ की साफ हो जाती थी। इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती रही। इंडिया पॉपुलेशन increased according to calculations by economic historians by about 50 million। 50 मिलियन मतलब 1 मिलियन में होता है 10 लाख। 50 तो 50 मिलियन में दोस्तों कितना हो गया, 5 करोड़। यही हुआ ना, कुछ गलती तो नहीं करी ना मैंने। गलती करी हो तो एक कमेंट सेक्शन में लिख देना। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। ठीक है, काफी लोग बोलते हैं 1 मिलियन 1 लाख होता है, वो सब थोड़ा सा उधार हो गया है ना। तो एक जीरो यहाँ पे ऐड करा, एक जीरो यहाँ पे ऐड करा, 100 लाख मतलब कितना हुआ, 1 करोड़। अच्छा, 5 5 से मल्टीप्लाई करा है ना, 5 करोड़। तो बाय इकोनॉमिक बाय अबाउट 50 मिलियन बिटवीन 1600 से 1800, 5 करोड़ बढ़ गई इस 200 सालों के बीच, विच इज एन इंक्रीज ऑफ अबाउट 53% ओवर 200 ईयर्स। हाँ ठीक है, अभी आप देखो तो आप बोलोगे यार अभी तो क्या बात है, अभी तो इतनी तेजी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। लेकिन आप उस टाइम पीरियड में समझो कि उस टाइम पीरियड में जिसमें डेथ वगैरह भी हो रही है, इन्फेंट मोर्टेलिटी भी बहुत ज्यादा है, उस टाइम पीरियड में इतना ग्रो करना ऐसी जगह पे काफी बड़ी बात है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें हमें देखनी होंगी। तो हमारे में कैश क्रॉप्स भी हो रही हैं। उसके बाद और भी क्रॉप्स हैं। मेज मक्का जो है ये इंट्रोड्यूस की गई इंडिया में वाया अफ्रीका एंड स्पेन, एंड बाय द 17th सेंचुरी इट वाज बीइंग लिस्टेड एज वन ऑफ द मेजर क्रॉप ऑफ वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया मतलब महाराष्ट्र वगैरह उस रीजन में, गुजरात में, है ना। Vegetable like tomato, potato, chilies were introduced from the New World at this time, as were fruits like the pineapple और papaya भी आ गए। ठीक है, पपीता भी आ गया दोस्तों इस टाइम पीरियड में, ये सब चीजें। यहाँ एक वर्ड मैंने हाईलाइट कर रखा है, न्यू वर्ल्ड। मैं आपको नहीं बताऊंगा ये क्या है, लेकिन हिंट दे जाऊंगा। दोस्तों इस टाइम में बहुत सारे चेंजेस हुए थे दुनिया में। यूरोप आपको दिखेगा कि इस टाइम में बाकी दुनिया के सारे देशों से आगे निकल जाएगा। उसी से एसोसिएटेड है एक टर्म न्यू वर्ल्ड और दूसरी टर्म होती है ओल्ड वर्ल्ड। इन दोनों के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूरोप दुनिया में इस टाइम पीरियड में आगे निकल जाएगा। जो वर्ल्ड हिस्ट्री में दोस्तों जो पढ़ते हैं, जो यूपीएससी के स्टूडेंट है वो तो पढ़ेंगे। तो इसलिए न्यू वर्ल्ड के बारे में आप सर्च करेंगे गूगल और पढ़ेंगे, ये खुद ही एक टॉपिक है। थोड़ा सा पढ़ लो, अगर आपको टाइम कम है तो न्यू वर्ल्ड की थोड़ी सी डेफिनेशन देख लो, क्या है, किस टाइम पीरियड में किसको कहा जा रहा है, क्या है ना। तो ये देखो, वेजिटेबल लाइक पोटैटो, चिली वगैरह लाए हैं, पोर्चुगीज आए थे इंडिया में, ये सब लाए थे वो सारी चीजें।
पोर्चुगीज क्या कि मैंने काफी एग्जांपल भी दे दिया, यूरोप के भी एग्जांपल दे दिया कि न्यू वर्ल्ड क्या है। पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए न्यू वर्ल्ड समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन में लिख दिया जाए कि न्यू वर्ल्ड में ये हुआ वो हुआ, पता चले आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए न्यू वर्ल्ड के बारे में पढ़ लेना। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, आइडेंटिफाई द टेक्नोलॉजीज एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन दैट अपीयर सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम दोज डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में जो डिस्क्राइब की गई है और जो इधर है उन दोनों को आप कंपेयर करें। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे विलेज कम्युनिटी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।